जय हिंद मित्रों, हम आपके दोस्त आशीर्वाद आपकी 21 एकेडमी की यह श्रृंखला हमारी सिविक्स की चल रही है, जिसमें यह हमारा आज पहला चैप्टर है, ये चैप्टर 7, जिसमें हमें लोकतंत्र के परिणाम के बारे में देखना है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में यह उसके आयाम है कि जैसे जो डेमोक्रेसी होती है, जो लोकतंत्र में जो लोगों के लिए चुने हुए जो प्रतिनिधित्व होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, उनकी कार्यशैली क्या होती है और उनसे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, यह आज हमारी उस पर श्रृंखला है। ठीक है, जिसमें हमें देखिएगा, अगर आउटकम्स की बात होती है, जो एक गोल होता है, उस गोल को अगर मान के चलो कि इस गोल में हमें पॉलिटिकल देखना पड़ता है, इकोनॉमिक्स देखना पड़ता है और सोशल देखना पड़ता है। अगर मान के चलिए जो गवर्नमेंट बनती है, जो पॉलिटिक्स की अगर बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है, जो आपके लिए एक जिम्मेदार सरकार की बात करती है। उसी तरह से अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात होती है और लेजिस्लेट यानी गवर्नमेंट की बात होती है, जो वैध सरकार की बात होती है। इसके बारे में हम बात करते हैं। यह हमारा इकोनॉमिक वाले पक्ष में क्या कहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। उसके बाद रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, इसके बारे में। सोशल क्या होता है, सामाजिक में अगर बात करते हैं, एकोमोडेशंस ऑफ द सोशल डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक विविधता में सामंजस्य बिठाना। जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, आप जानते हैं विभिन्न रेस, पंथ, जाति, ये सारे हमारे यहाँ लोग निवास करते हैं। उसी में हम देखते हैं हार्मोनियस लाइफ में सद्भावपूर्ण जीवन व्यतीत करना, यह आम लोगों के राइट से जुड़ा हुआ मुद्दा है और यह आपके उन अधिकारों की बात करता है जिनमें हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसी तरह से कहता है कि जवाबदेही का मतलब क्या होता है, तो एक जवाबदेह सरकार अपने नागरिकों के लिए जवाबदेह है और यह अपने नागरिकों की ओर से किए गए सभी निर्णयों के लिए जिम्मेदार होती है। सपोर्टेड कि जो जनता है, उन्होंने एक गवर्नमेंट का सिलेक्शन किया, एक गवर्नमेंट को स्थापित किया है। तो उस गवर्नमेंट को स्थापित जो किया है, तो उस गवर्नमेंट का अपना एक मोटिव होता है, उद्देश्य होता है कि जो गवर्नमेंट कार्य कर रही है, वह गवर्नमेंट जो उनकी जनता है, प्रजा है, उसके लिए कितनी रिस्पॉन्सिबल है। तो उसी के ऊपर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है कि जो सरकार का गठन लोगों ने किया है, वो सरकार कितने हद तक लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल है और उनके लिए जवाबदेही है। मतलब हर काम करे और उसका जवाबदेही बिंदु कौन होगा, गवर्नमेंट होगा। उसका जवाबदेही बिंदु कौन होगा, गवर्नमेंट होगा। ऐसी सरकार जो जनता के लिए नीति निर्माण का कार्य करती है, रूल मेकिंग का काम करती है, वह रूल जनता के हित का हो, ना कि जनता के अगेंस्ट का हो, वैसी नीतियों का निर्माण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और हर लोगों के लिए लगभग सक्षम, इतना सक्षम बनाया जाए कि वह अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाए, ऐसी स्थिति। फिर देखिए क्या कहता है इसी चीज में, कहा अकाउंटेबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज answerable its citizens. It is responsible for all decisions it makes on behalf of its citizens. ठीक है, उसी में कहा कि राजनीतिक समानता क्या होती है, जाति, पंथ, धर्म, आर्थिक स्थिति में अंतर के बावजूद मतदान और चुनाव में लड़ने का समान अधिकार, समान अवसर लोगों को मुहैया कराई जाए, इसके लिए भी अकाउंटेबल होती है आपकी गवर्नमेंट। ठीक है, आगे कहा इसमें कि पॉलिटिकल इक्वलिटी इज दैट द इक्वल राइट्स शुड बी गिवन टू वोट एंड ऑल्सो टू contest in election irrespective of caste, creed, religion, economics, status। जैसे गांव का कोई व्यक्ति, सपोर्ट दैट पुअर है और टाउन यानी शहर का
कोई व्यक्ति रिच है, अगर यह व्यक्ति सपोज दैट विलेज पहुंचता है, विलेज आता है, ये इसका मन हुआ कि हम इलेक्शन में खड़े होते हैं। इस पुअर व्यक्ति का भी मन हुआ कि विलेज में ही रहता है, लिव तो वहीं करता है, कि हम भी इलेक्शन लड़ते हैं। इसके पास काफी पैसा है, इसके पास कम पैसा है। यह सुनिश्चित गवर्नमेंट करेगी, यह सुनिश्चित गवर्नमेंट करेगी, अकाउंटेबिलिटी है कि इसको भी इलेक्शन लड़ने का इतना ही हक है। इस व्यक्ति को भी यह सुनिश्चित करने का गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको भी पैसे के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या किसी अन्य आधार पर इससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह डिफाइन करने का काम यहाँ पे जो आप अकाउंटेबल ऑफ गवर्नमेंट का है, इसके माध्यम से होती है। लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट क्या होती है, यानी वैसी सरकार जो जनता के बहुमत द्वारा जनता के लिए कार्य करने के लिए और जनता में से जो चुन करके आई है, उसी सरकार को वैध सरकार का कहा जाता है। अगर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है, संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है और गलतियों को सुधारने की अनुमति देता है। यह और उसके बाद यह सारी अगर हम बात कर सकते हैं तो यह लोकतंत्र से संबंधित है। और जो लोकतंत्र होता है, इसी में वैध गवर्नमेंट की बात होती है, ना कि राजतंत्र में बात होती है। अगर कह सकते हैं कि अगर बात कर सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी दैट मीन जो डेमोक्रेसी शब्द है, यह अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं जिसमें कहता है प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, मतलब यह इक्वलिटी की बात करती है, समानता की बात करती है। उसके बाद बात करती है इनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यह आपकी डिग्निटी गरिमा की बात करती है और इम्प्रूव्स दैट इक्वलिटी टू डिसीजन मेकिंग, और यह आपकी निर्णय निर्माण की क्षमता में यह एक विकास का काम करती है। और फिर बात करता है allows rooms to correct mistakes, अगर मान के चलिए कोई गलती है उसे सुधार की बात करती है। तो हम डेमोक्रेसी के कुछ पक्ष को अगर इस तरह समझने का प्रयास करें, इक्वलिटी किसकी? आपकी आपसे। इक्वलिटी किसकी? आपकी आपसे। डिग्निटी किसकी? आपकी स्वयं से। और निर्णय किसका? आपका। और लेगा कौन? आप। उसकी बात करता है। कैसे किया? जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान यूं देना है। आपने कक्षा 7वीं पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उसमें एक कांता बहन की कहानी है। कांता बहन की जो कहानी है 7वें या 8वें में, कांता बहन एक नौकरानी रहती है। नौकरानी रहती है। एक बार की घटना होती है कांता बहन के साथ। इलेक्शन होता है गांव में, तो सब लोग लाइन में लग कर के इलेक्शन में वोट देते हैं। कांता बहन भी सुबह सुबह नहा धुआ करके जाती है वोट देने। जो कांता बहन वोट देने जाती है तो देखती है उसके मालिक जो मोटू भाई था, वो उस लाइन में आगे लगा हुआ था और कांता बहन भी उसी के जस्ट पीछे पड़ी हुई थी, मतलब पीछे खड़ी थी। कांता बहन जो पीछे खड़ी थी, तो कांता बहन को एक चीज वहां पे गई, बहुत खुली खेली कूदी, क्योंकि भारत में एक वोट एक अधिकार है, एक वोट का एक मूल्य है, सबके लिए। तो जो कांता बहन थी वह अपने घर लौटती है। घर लौटती है तो वह खुश होती है कि आज हमें बहुत खुशी होती है इस बात का कि हमने सब बड़े लोगों के साथ खड़ा होकर के वोट डाल दिया। डाला कौन? कांता बहन। कांता बहन वोट डालती है, लेकिन उसी रात क्या होता है कि उसके 1-2 दिन बाद उसके बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है। हॉस्पिटल जाती है बच्चे को लेकर के।
उससे पहले उस साहूकार मालिक जो होता है, शायद रंजीत नाम है इस पात्र में, तो उसके यहाँ जाती है पैसे उधार लाने के लिए। उसकी मालकिन कहती है पहले घर का काम कर लो, फिर उसके बाद तुमको पैसे मिलेंगे। बेचारी काम करती है, फिर पैसे मिलते हैं, बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल जाती है, दिखाती है। तो कुछ लोग साइड से जाकर के हॉस्पिटल में जाकर के दिखवा लेते हैं और इसको लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है। तो कान जो कांता बहन ने यहाँ देखा कि अगर समानता इक्वलिटी की बात करता है तो मुझे भी उन विशेष लोगों की तरह जाकर के दिखवाने का हक होना चाहिए, लेकिन ऐसा कांता बहन के साथ नहीं होता है। कांता बहन लाइन में लगी रहती है, लाइन में लगे काफी समय बाद उसके नंबर को देखा आता है और फिर उसको डॉक्टर से दिखाना पड़ता है। तो इक्वलिटी, इक्वल से बना है लिटी। इक्वल का मतलब होता है बराबर, सब बराबर। इस पर एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी है बिहार पर, एक माउंटेन मैन जिसको कहा जाता है, उन पे वो बेचारा शहर से आता है बस की छतरी पर, उस पर हीरोइन उसकी रहती है, खूब मस्ती करते हुए आता है, गांव में आता कहता है अ चाचा का हाल है, चाचा का हाल है। वो गांव में आता है, अब कहता है तो कपड़ा उपड़ा अच्छा पहने रहता है गांव में, तब कहता है ये कानून सरकार उसी समय 75 के दशक में कानून सरकार पास की थी, सब बराबर। तो बेचारा खूब खुश होकर आता है चाचा सब ठीक है, तो हाँ बेटा ठीक है, बुआ जी की हाल है, सब गला उला मिलता है। कहता है कि की नाम हो? तो जैसे माझी जो कहता है जूता लेके सब उसको खदेड़ देता है, जूता लेके खदेड़ देता है। तो उसको जूता लेके खदेड़ देता है, तो भागता अपने घर चला जाता, नुका उसको सब पीटता है पहले दम तक। वह इक्वलिटी नहीं थी जो सरकार ने बिल पास करा था 1970-80 के आसपास, वह इक्वलिटी नहीं थी। लेकिन मूवी में उसी चीज को दिखाया गया है कि वह इक्वलिटी नहीं थी, यानी इक्वल नहीं थे। इक्वल का मतलब होता है बराबर, जो सब बराबर नहीं थे। छोड़ दीजिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यह कम्हार जाति के थे, गांव में कहीं कहीं चमार भी इनको कहा जाता है, लेकिन तो यह कम्हार जाति के थे, इनके साथ भी भेदभाव किया गया, लेकिन भेदभाव को इन्होंने अपने शिक्षा के स्तर से, शिक्षा के लेवल से उससे वंचित छुटकारा पाया और आगे बढ़े। तो इसी तरह से इक्वलिटी का मतलब होता है ऐसा अधिकार जो सभी को एक बराबर करने का काम करता है, उसी को इक्वलिटी कहते हैं। तो कांता बहन को यहाँ इक्वलिटी का मतलब चला कि यह इक्वल सब लोगों से नहीं है। आगे देखिएगा, डिग्निटी का मतलब क्या होता है। जैसे प्राचीन काल में चलते हैं, इस काल को छोड़ दीजिए, वास्तविकता प्राचीन काल में चलते हैं, जब चंद्रगुप्त के गुरु और मंत्री, जिनको हम लोग चाणक्य कहते हैं, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही प्राणी के नाम है। जब घणानंद की सभा लगी हुई थी, यह जाते हैं बेचारे, बड़े उत्साहित होकर के जाते हैं। उसी समय भारत पर अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था। अलेक्जेंडर 321 के आसपास भारत पर आक्रमण किया था, बीसी, बिफोर क्राइस्ट इसका होता है, बिफोर क्राइस्ट होता है। और 323 में चंद्रगुप्त आधा पौत्र चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठता है, जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक होता है। ये जाते हैं, कहते हैं कि महाराज ध्यान दीजिए हमारे सीमा में, अब ऐसा न हो कि मगध का सीमा सुदृढ़ माना जाता था पूरे विश्व में, उस समय पूरे भारत में सबसे शक्तिशाली सीमा मगध का माना जाता था। बेचारे दुर्घटना घटी, इनके साथ दुर्घटना हो गई। खाना पर बैठे हुए थे, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं राजा से बात करते हो तो राजा ने इनको लात मार के गिरा दिया, ब्राह्मण थे।
तक्षशिला स्कूल में पढ़ाते थे, और तक्षशिला आज का पंजाब क्षेत्र, पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया है, गुजरात में पहले था। तो यह कहते हैं कि इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो अलेक्जेंडर जो है सो भारत में प्रवेश कर जाएगा। तो लात मारता है, तो ये अपने ब्राह्मण उस समय शिखा जो चोटी बांधते थे उस शिखा को खोल देते हैं। कहते हैं कि जब तक हम तुम्हारे इस शासन को अंत नहीं करेंगे तब तक हम चैन से सो नहीं सकते हैं। तब वो एक बार उधर से लौटते हुए रहते हैं, तो एक चंद्रगुप्त मौर्य नाम का चंद्रगुप्त जो एक बच्चा था, एक सभा लगा करके बच्चों को संबोधित कर रहा था, खेल रहा था, लेकिन उसकी माँ उसको बचपन में बेच देती है। बचपन में गरीबी के कारण उसकी माँ उसको बेच देती है एक शिकारी के पास। तो शिकारी से उसको मुक्त करवा करके ले जाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। बाद में कितनी लड़ाइयाँ उससे गणानंद से होती है, कितनी लड़ाइयाँ उससे होती है, अंततः विजय प्राप्त करते हैं और एक मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, वहाँ से मौर्य साम्राज्य का गठन होता है। तो यह बात उस समय की थी जब असमानता की मैंने बात कही है, डिग्निटी, तो इनके गरिमा के साथ खिलवाड़ हुआ, तब इन्होंने क्या किया, एक दूसरा शासक को पैदा किया, तो डिग्निटी भी इनकी हनन हुई, इनकी यहाँ डिग्निटी हनन हुई। आगे देखिएगा, आगे चल करके इन्होंने जो शासक बनाया वह नीति निर्माण कर सकता था, उसके बारे में हम देखते हैं। इस तरह से क्या होता है कि एक इंसान होने के नाते आपको समानता का अधिकार है, डिग्निटी का अधिकार है, निर्णय लेने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, या आपका सब फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 12 to 35 में इसकी हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो इस तरह से करके यह सरकार आपका लेजिस्लेटिव मतलब वैध सरकार ने इन सब चीजों को सुनिश्चित किया। चलिए, जब आप भारत के हैं तो आपका उत्थान होना चाहिए, आपको रोजगार मिलना चाहिए, आप अनएम्प्लॉयड ना रहे, आप एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से सशक्त बने, और जिसके माध्यम से आपको आर्थिक तौर पर सशक्त करने का काम राज्य की जवाबदेही होती है, और जिसके बाद रिडक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी एंड द पॉवर्टी, मतलब असमानता को दूर करना और गरीबी को हटाना, यह सरकार का लक्ष्य होता है। इसीलिए इंदिरा गांधी ने यह कहा था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था 70 के दशक में, और जिसके बाद वह भारी बहुमत से जीत करके भारत में प्रधानमंत्री के पद पर पुनः वापसी का पात्र बनी थी। उसके बाद बात करता है कि सोशल क्या, व्हाट इज सोशल, यानी सामाजिक स्तर पर अगर आप किसी कोई भेदभाव होता है रोजगार में, नौकरी में, जाति में, धर्म में, तो उसके आधार पर आप अपने हक के लिए गुहार लगा सकते हैं, ठीक है। न्यायालय है, सरकार है, बहुत तरह की बातें होती हैं। तो इसी तरह से एकोमोडेशन ऑफ द सोशल डाइवर्सिटी, यानी सामाजिक विविधता के में सामंजस्य बैठाना, क्योंकि अब आप देख लीजिए, सपोर्ट दैट अगर हम इंडिया की बात करते हैं और नीचे केरला की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि दोनों जगह में भाषाई आधार पर बहुत भिन्नता पाई जाती है। कहीं यहाँ आपको लिट्टी चोखा खाया जाएगा, कहीं सांभर खाया जाएगा, तो खान पान, रहन सहन सभी चीजों में दुविधा। तो एकोमोडेशन ऑफ अ सोशल डाइवर्सिटी, यानी सामाजिक विविधता के सामंजस्य बिठाना, यानी जो डाइवर्सिटी है, अगर भारत की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे तक अगर जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी को कम करना और सभी लोगों को एक जैसा तालमेल स्थापित करने के लिए। अब हार्मोनियस क्या होता है लाइफ में, यानी सद्भावपूर्ण जीवन हो, आपस में कोई कट मरा के मनमुरा ना जाए, इसके लिए यह सद्भावना प्रकट करना है कि हिंदू वाले अपने धर्म को माने, बौद्ध वाले अपने धर्म को माने। वैध सरकार ऐसी सरकार है जिसके तहत सरकार के कानून और कार्यवाही लोगों और सरकार के कामकाज को पारदर्शी तरीके से प्रकट किया जाए, मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट जो काम करेगी, कोई भी नीति लाती है, योजना लाती है, प्लानिंग करती है, उन सब के बारे में गवर्नमेंट जो है सो जनता को रूबरू करवाएगी, ठीक है। आगे, और वैध सरकार ऐसी सरकार, ठीक है, कहता है उपचुनाव, दो आम चुनावों के बीच रिक्त सीट को भरने के लिए चुनाव करना। अगर मान लो चुनाव होता है, इलेक्शन होती है,
तो उसमें अगर कोई खाली सीट है तो उसके भरने के लिए भी बाई इलेक्शन करवाई जाए। आगे देखिएगा, फिर कहता है वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक आर्थिक असमानताओं को कम करने में बहुत सफल नहीं होता है। मतलब जो सरकार है, जो उपचुनाव, दो आम चुनावों के बीच रिक्त सीट को भरने के लिए चुनाव, और तानाशाही, मतलब जो हम देखते हैं कि जो डिक्टेटरशिप होती है, वह डिक्टेटरशिप जो सरकार का रूप जिसमें एक व्यक्ति या एक से एक छोटा समूह प्रभावी संवैधानिक सीमाओं के बिना पूर्ण शक्ति रखता हो, और मतलब कोई उसके पास सीमा नहीं होती है। जो डिक्टेटरशिप में होता है क्या कि एक ही के पास सब सत्ता होती है और वही उसको संचालन करने का भी काम करता है। चलिए आगे, वास्तविक जीवन में लोकतंत्र आर्थिक असमानताओं को कम करने में बहुत सफल नहीं होता है, और व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में लोकतंत्र सरकार के किसी अन्य रूप से बहुत बेहतर है। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंट, यानी एक नागरिक जो जानना चाहता है कि क्या सही प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय लिया गया है, यह पता लगाया जा सकता है। तो अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। जो भी नियोजन बनाई जाती है या जो भी नीति बनाई जाती है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि वह जो भी नीति है, नियम है, वह लोगों तक सही तरीका से पहुंच सक रहा है कि नहीं, कि एग्जीक्यूटिव के माध्यम से वह जनता तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। यह सारे आउटकम्स है आपके गवर्नमेंट के जो हमने अभी तक देखा। तो अब हमारी अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।